अपने बैक ट्रैक वापस करते हैं इनटू क्या बोलते हैं फॉरेक्स। रिमेंबर, अगर बाई चांस किसी को स्पीड लग रहा है ना, तो अंडरस्टैंड मैं चालू कैसे किया ये बोलते हुए कि अपने फाइनल 1 डे कैसे रिवीजन करते हैं। तो आप उस दिन हौले हौले रिवीजन करते हो कि फास्ट ना। तो मेरा वो पर्पस है, कोई सेटिस्फाइड हो डिससेटिस्फाइड हो, आई डोंट केयर। ओके, मेरा पर्पस है केवल वो जो पर्सन ठीक से समझ रहा है कि यार ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू रिवाइज ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम। इसमें तो इनफैक्ट वो समझाने में और टाइम लग रहा है, तुम्हारा स्पीड तो और फास्टर होगा व्हेन यू डू इट एट इंडिविजुअल लेवल। समझ गए? तो अपना करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट पॉइंट हुआ था, ठीक है ना। अपने अब करेंसी ऑफ बोरिंग में एंटर कर रहे हैं। लिखे पॉइंट नंबर 4, करेंसी ऑफ बोरिंग। करेंसी ऑफ बोरिंग, जिनका एग्जाम ड्यू है इस बार, वो लोग अगर ये 3 दिन एसएफएम को दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्लान कैसे चल रहा है, क्या सब्जेक्ट का प्रेशर है, जो मैं कराता हूं उसको वापस से घर पे देख लेते हैं अपने स्पीड पे, और जो बाकी सम्स मैं नहीं करा पाऊंगा बुक से उनको भी देख लेते हैं। 3 दिन में सॉलिडली आपका एसएफएम प्रिपेयर्ड हो जाएगा। समझ गए? सॉलिडली प्रिपेयर हो जाएगा। सो you can really take advantage of these classes because your opportunity cost of sitting over here is very high. जिनका एग्जाम ड्यू, I know that it's very high, तो because of which we all have to save our time. 10 मिनट का ब्रेक हुआ तो 10 मिनट में कोशिश करें आने का, because टाइम तो आपका ही जा रहा है ना, ठीक है। तो so that we are really into it and not wasting any time whatsoever. Correct? चलिए, करेंसी ऑफ बोरिंग। तो करेंसी ऑफ बोरिंग में कमती समय लगने वाला है, बिकॉज करेंसी ऑफ बोरिंग में कौन से करेंसी में बोरो करे जिससे कॉस्ट कम लगे। करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न पे फोकस था, करेंसी ऑफ बोरिंग में कॉस्ट पे फोकस है। बोरिंग करेंसी का सम इंस्टीट्यूट का एक रीसेंट एग्जामिनेशन पेपर में आया हुआ है। लेट्स सी, पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 33। पेज 37, क्वेश्चन नंबर 33। पेज 37, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, और भी टॉपिक इससे रिवाइज हो जाएंगे। एन इंडियन कंपनी ऑब्टेन्स द फॉलोइंग कोट्स। तो रुपये पर डॉलर दिया हुआ है। The company needs dollar funds for 6 months. Needs dollar funds यानी बोरिंग का समय। इंडियन कंपनी को डॉलर चाहिए, ठीक है। बिफोर रीडिंग फर्दर, एक बार एक टोन बोल रहा हूं। इंडियन कंपनी को डॉलर चाहिए, या तो डॉलर बोरो करेगा या डॉलर बाय, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको डॉलर चाहिए, या तो आप डॉलर बोरो करोगे या डॉलर बाय। डॉलर बाय करने के लिए दूसरा करेंसी चाहिएगा, वो वाला करेंसी क्या करेंगे? बोरो। ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज जब दूसरा करेंसी बोरो करेंगे ना, सपोज पाउंड या यूरो जो भी सम में होगा, उसमें कितना पाउंड बोरो करे या कितना यूरो बोरो करे, उसमें लोग मिस्टेक करते हैं। आई हैव सीन इट। करेंसी और बोरिंग के सम एकदम स्टार्टिंग में रॉन्ग होता है। आप समझ नहीं पाते हो दूसरा करेंसी हम कितना बोरो करें, ठीक है। तो क्योंकि बोरो और बाय दोनों बी से स्टार्ट होते हैं ना, वहां गड़बड़ हो जाए। हाँ हो रहा है, बता रहा हूं मैं, इट हैपेंस। आपको समझना पड़ेगा, डॉलर मेरे को चाहिए तो डॉलर या तो बोरो, वो तो राइट हो रही है, या डॉलर बाय। और डॉलर बाय करने के लिए रुपया या पाउंड या यूरो क्या करेंगे? बोरो। अंडरस्टूड? ठीक है। तो आगे देखिए, डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड बोरो इन डॉलर और रूपी। इजी सम है, या तो डॉलर बोरिंग या क्या रूपी बोरिंग। इंटरेस्ट रेट्स आर, कितने मंथ के लिए बोरो करना था? 6 मंथ। तो 3 मंथ काम का नहीं है, फालतू का दिया है, किसने भूल के भी यूज किया तो रॉन्ग हो जाएगा। 6 मंथ इंटरेस्ट रेट 11.5% एंड 5.5%, ये काम का है। ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 मंथ बोरिंग एंड 6 मंथ बोरिंग। ये सम बॉन्ड का है, किसका? बॉन्ड का, कि 3 महीने बाद 3 महीने का रेट, क्या 3 महीने बाद 3 महीने का रेट। बॉन्ड में भी है, एफआरए में भी है। किसमें? एफआरए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। लगे हाथ तो हो रहा है, तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को कराते समय कुछ पार्ट बॉन्ड का और एफआरए कंप्लीट करा दूंगा। समझ गए? बिकॉज अगर कोई चीज अभी डिस्कस हुआ, वाई वेट, कोई जरूरी थोड़ी है ऐसे चलेंगे, तो हो सकता है मैं एफआरए कंप्लीट करा दूंगा, अभी डेरिवेटिव का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, रूपी बोरिंग, डॉलर बोरिंग, ठीक है। तो इन दैट केस ध्यान दे, कितना डॉलर चाहिए नहीं बोला है तो मन से मानना पड़ेगा। कितना डॉलर चाहिए नहीं बोला है, मन से मानना पड़ेगा। मैं मानता $1 लाख। कितना? $1 लाख। $1 लाख बोरो किए। कौन सा इंटरेस्ट रेट? प्लीज पार्टिसिपेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट? डॉलर का इंटरेस्ट रेट 5.5%। साल का है वो, तो अपने को 6 महीने के लिए बोरो करना है तो 2.75%। कैलसी प्लीज। तो 1 लाख का 2.75% ऑब्वियसली क्या 2750। लौटाना है 102750। 10 कौन सा कंपनी था? इंडियन। तो आंसर आपको डॉलर में लाना है कि रुपी में? तो 1,02,750 डॉलर लौटाना है। उसको डॉलर को फॉरवर्ड क्या करेंगे? बाय ना। डॉलर लौटाना है तो बैंक से जाके बाई करने का बात करेंगे। डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट 36.4 दिखा? 36.4। तो लिख रहे हैं कॉपी में, डॉलर बोरोइंग 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.055 बाई 2 इंटू 36.4। समझ गए? 1 लाख डॉलर बोरो किए सर 5.5% पे। वो तो पर एनम था, 6 महीने के लिए बोरो किए। और जो लौटाना था उसको फॉरवर्ड क्या किए? बाय। कहीं पे भी मिस्टेक हो, अगर कहीं पे भी तुमने 5.5 के बदले 6 ले लिया, तुम 5.5 को डिवाइड बाय 2 करना भूल गया, तुम 36.4 के बदले 36.1 ले लिया, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई पार्ट मार्किंग का बात ही नहीं है। इट्स एज क्लियर एज दिस। ठीक है, तो क्या आंसर है? 3740,100 आंसर। अजम्पशन है 1 लाख रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आंसर चेंज होगा। कोई 100 रुपया मानेगा, $100 रिक्वायर्ड है, उसका अलग आंसर आएगा। मेरा $1 लाख के हिसाब से 3740,100 रुपी आउटफ्लो आफ्टर 6 मंथ। अगर सम में बोलता, सुन लीजिए प्लीज, बिकॉज पता नहीं आपके टाइम पे क्या आएगा, यही समय सम में बोलता कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अगर वो बोलता तो उस केस में हम लोग ऐसे पता लगाते कि आज जो $1 लाख आया, आज जो $1 लाख आया, यानी कितना रुपया आया? कितना रुपया आया? तो 1 लाख इंटू 35.9 आया। सही है, 1 लाख इंटू 35.9 आया। उतना रुपया आया और इतना रुपया जा रहा है, तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो बाय इनफ्लो इंटू 100, 6 महीने का ब्याज इंटू 2। ब्याज रेट कैसे निकलता है? कितना बोरो किए, कितना चुका रहे हैं, तो जो चुका रहे हैं माइनस जो बोरो किए डिवाइड बाय दैट, वैसे करके अगर पूछता तो। ठीक है, तो नहीं पूछा तो ये आंसर पर्याप्त है। नेक्स्ट, रूपी बोरोइंग। बोलो आप लोग कितना रुपया बोरो करे, कैलकुलेट कर लो कैलसी में, बताओ। 1 लाख को छोड़ नहीं सकते हो। $1 लाख चाहिए था, याद रखे। तो कितना रूपी बोरो करे? मैंने डायलॉग बोला था, डॉलर या तो बोरो करना है या क्या बाय। तो रूपी बोरोइंग में रूपी बोरोइंग सोचो ही मत, सोचो डॉलर बाई करना है, इजी रहेगा। डॉलर दो ही तरह से, या तो बोरो या बाय। डॉलर बाई करो, $1 लाख बाई कर रहे इंटू 36.1, यानी बोरो करना है कितना? 36,10,000। बिड आस्क पे रॉन्ग नहीं हो जाए। ठीक है, बिड आस्क पे रॉन्ग नहीं हो जाए। 36,10,000 रुपी बोरो करना है। ठीक है, तो बोरो कितना करना है? 1 लाख इंटू 36.1। ये बोरो कर लिए, बोरो कर लिए। कौन से रेट पे बोरो किए प्लीज चेक? कौन सा इंटरेस्ट रेट? 11.5। तो लौटाना पड़ेगा इंटू 1 प्लस 0.115/2। सही है, इंटू 1 प्लस 0.115/2। ये तो रुपया ही आया, और इंडियन कंपनी आंसर रूपी में लाना है। भूल के भी इसका फॉरवर्ड कवर नहीं कर देना। रूपी में आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 38,17,575 आंसर। रूपी बोरिंग में 38,17,575 आंसर। डॉलर बोरिंग में 37,40,100 आंसर। विच करेंसी शुड बी बोरो? डॉलर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम। ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रेस इन यू इन वाइल रिवाइजिंग, वैसा सम है। ठीक है, तो अपने डॉलर बोरो करेंगे। इन्होंने आंसर क्या लिखा है वो नीचे नोट दिया है, मैंने पढ़ा नहीं।
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन यू कैन टेक द यूनिट्स ऑफ डॉलर एंड रुपी एज 100. दोनों को 100 के हिसाब से बोल रहा है, कर सकते थे. खैर आंसर डॉलर बोरोइंग आया होगा. तो लास्ट में आया कंक्लूजन, द कंपनी शुड बोरो व्हाट, डॉलर्स. देखिए आपको हम लोग 1 लाख के हिसाब से किए, मैं लास्ट लाइन पढ़ा नहीं था, वरना $100 के हिसाब से कर सकते थे. अब सेकेंड पार्ट सम का, जिससे 2 टॉपिक रिवाइज होने वाला है. एक है बॉन्ड का एक पोर्शन और दूसरा है एफआरए. कौन सा? एफआरए. मेरा फोकस एफआरए पे है. मेरे को लगता है एफआरए आने का स्कोप बहुत हाई है एग्जाम में. ओके, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. ठीक है, ओल्ड या न्यू सिलेबस किसमें आई डोंट नो, बट एफआरए आने का स्कोप हाई है. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, उस पर क्या होता है, ये 0, ये 3 मंथ, ये 6 मंथ. डायग्राम याद आ रहा होगा ऐसा. तो 0 से लेके 6 मंथ पे जाने का 2 रास्ता है, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता. ठीक है, और दोनों रास्ता टू प्रिवेंट आर्बिट्राज से रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम. दोनों रास्ता से रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम. तो ये जो ऊपर वाला रेट है ये हो गया 6 मंथ इंटरेस्ट रेट. डॉलर का बात करें, 6 मंथ इंटरेस्ट रेट डॉलर का क्या था, 5.5% इंटरेस्ट रेट. और 3 मंथ इंटरेस्ट रेट डॉलर का क्या था, हाँ 6%. 3 मंथ इंटरेस्ट रेट डॉलर का 6% था. अपने को ये रेट पूछा है, एक बार लैंग्वेज फिर से ठीक से पढ़ लेते हैं. ऑल्सो डिटर्मिन, वहां लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 months टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 month बोरोइंग एंड 6 month बोरोइंग. ये इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये पता लगाना है कि कंपनी इनडिफरेंट हो जाए. तो जिससे ऊपर का और नीचे का तरीका क्या है, सेम. तो इसको अपने ऐसे करते थे कि बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर -1, बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर -1. तो अकॉर्डिंगली यहां पे होगा F36 माने 3 महीने बाद 3 महीने के लिए, F36 3 महीने बाद 3 महीने के लिए. ठीक है, F36 या 3 into 6 FRA बोलते हैं. 3 महीने बाद 3 महीने का रेट इज इक्वल टू 1 + 0.055/2. ये बड़ा वाला फैक्टर. $1 6 महीने बाद क्या बन जाएगा, 1 + 0.055/2 डिवाइड बाय 1 + 0.06/4. सही है. $1 का वैल्यू 6 महीने बाद डिवाइडेड बाय $1 का वैल्यू 3 महीने बाद. द होल थिंग -1, द होल इंटू 100. ये जो आएगा आंसर, ये तो 3 महीने का आंसर आया, पर आंसर सारा अपने को एनुअल दिखाना है. क्या दिखाना है, एनुअल. तो बिकॉज ऑफ विच इंटू 12 बाई गैप. गैप क्या था, 3 months. गैप 3 months था, वो 3 और 6 के बीच में गैप. तो इंटू 12/3. व्हाट इज द आंसर कमिंग, व्हाट इज द आंसर, 4.92% आंसर है. बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर -1, द होल इंटू 100 इंटू 12 बाई गैप. ओके, बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर -1, द होल इंटू 100 इंटू 12 बाई गैप. ओके, विदाउट आंसर देखे हुए रूपी का निकालो प्लीज, बिकॉज तुम्हारा हैबिट होगा. रूपी का सेम चीज निकालो, रूपी का सेम चीज निकालो. रिक्वेस्ट है सब जन निकालें, आता है तो भी कंप्यूट करें, जिससे लिखने का प्रैक्टिस होगा. रूपी का सेम चीज कीजिए, मैंने डॉलर का किया है, आप रूपी का कीजिए. You should be able to do it smoothly, please. किनका आंसर आया, बोलिए क्या आंसर आया, 10.68. आंसर काफी जन का आ गया, बाकी लोग कर रहे हैं. प्लीज डू इट फास्ट. 1 प्लस रुपया का 6 महीने का रेट क्या था, 0.115/2 डिवाइड बाय रुपया का 3 महीने का रेट 1 +
1/2 by 4 minus 1 the whole into 100 into 4. The answer is 10 point क्या 68%. The answer is 10.68%. 10.68% is the answer. यही आएगा. So these are the two answers. Okay? These are the two answers. पीछे मैच हो रहा है. Yes. 10.68 और अपना पहला वाला 4.93 आया था क्या? ठीक है. इस तरह रेट निकालते हैं. सब ये जब आया एग्जाम में तो लोग बहुत खराब परफॉर्मेंस था. बोरिंग वाला पार्ट भी ठीक से नहीं कर पाए और सेकेंड वाला पार्ट भी ठीक से नहीं कर पाए. इसलिए जरूरी होता है कि आप जब अलग अलग चैप्टर्स में सेम चीज पढ़ते हो तो आपको पता रहे वो सेम चीज है. हम लोग यहीं से बॉन्ड में जो फॉरवर्ड रेट करते हैं और एफआरए में जो फॉरवर्ड रेट कर रहे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. वो करने से डेरिवेटिव वाले पार्ट में मैं एफआरए कराऊंगा नहीं. ठीक है ना. तो प्लीज हेडिंग दे. डेरिवेटिव एफआरए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम के लिए. डेरिवेटिव डैश एफआरए. डेरिवेटिव डैश एफआरए. ओके, डिस्कस हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. एफआरए का फुल फॉर्म फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. एफआरए इज एन ओटीसी डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. एफआरए ओवर द काउंटर है कि एक्सचेंज ट्रेडेड? ओवर द काउंटर. बिकॉज फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड फ्यूचर्स थोड़ी है. एफआरए बैंक के साथ एंटर होता है. किसके साथ? बैंक के साथ. ओके, बैंक के साथ अपने एंटर करते हैं एक फॉरवर्ड रेट. ठीक है. तो एफआरए का यूजुअल नोटेशन होता है 6 into 9 एफआरए. बताएं क्या है ये? 6 महीने बाद 3 महीने के लिए 6 into 9 एफआरए. 6 महीने बाद 3 महीने के लिए. कभी कभी ये लोग इंटू के बदले वर्सेस बोलते हैं. की बात है. 6 वर्सेस 9 एफआरए. ठीक है. 6 महीने बाद 3 महीने के लिए. गैप उसी को बोले. 9 - 6 क्या है? गैप. फॉर्मूला में गैप कम आएगा. अब एफआरए के अंदर दो तरह का सम मेनली बनता है. एक सम बनता है प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज का, दूसरा सम बनता है हेजिंग का. तो इसके अंदर लिख दें प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज. प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज अपने आप सब में एंटर करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा. एग्जाम्पल, 6 month लिबर 8%, 9 month लिबर 10%, 6 into 9 FRA 6% ऑब्लिक 7%. ये डेटा दिया हुआ है. 6 month लेबर, 9 month लेबर और 6 into 9 FRA का बाजार में भाव. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट the no arbitrage. Calculate the no arbitrage price of FRA. Calculate the no arbitrage price of FRA. The no arbitrage price of FRA. तो उस केस में ये क्वेश्चन नंबर 1 था. 2 बाद में लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं. 0 6 9 ये रहा, ड्रॉ कर लिए. ऊपर में 9 month लिबर क्या था? 10. अगर आपका ये हैबिट हो तो बढ़िया रहेगा कि जब भी लिबर दिया रहे उसको हमेशा उधर ही पीरियोडिक कर दिया करो. 9 month लेबर मतलब इंटू 9/12. 6 month लेबर मतलब इंटू 6/12. 3 month लेबर मतलब इंटू 3/12. दिस इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट इफ यू हैव. लेट्स अप्लाई द हैबिट. तो 10 into 9/12 कितना?
7.5%। समझ गए? अब ये 6 मंथ लिबर क्या 8%, पर 8 इंटू 6/12 कितना 4%। क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा, बड़ा वाला फैक्टर भाई छोटा वाला फैक्टर, वो अलग बात है। फैक्टर में मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक कर चुका है, तो आप पीरियोडिक डायरेक्टली यूज करोगे तो और स्मूथनेस आएगा। तो लिख दो, therefore प्राइस ऑफ 6 into 9 FRA इक्वल टू, प्राइस ऑफ 6 into 9 FRA इक्वल टू, मुंह से बोलना प्लीज, ऊपर क्या आएगा 1.075 और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 1.04। ठीक है ना, 1.075 डिवाइड बाय 1.04, फिर क्या -1, फिर द होल इंटू 100 इंटू 12 बाय गैप थी मैंने कहा ना। आई होप यू आर ओके विद इट। 1.0 क्या था 75 डिवाइड बाय 1.04 -1 द होल इंटू 400 कर दे रहा हूं, बोलो क्या 13.46%। ये FRA का रेट होना चाहिए, FRA का रेट ये 13.46 होना चाहिए। एक बार कॉमन सेंस सोचते हुए, अगर ऊपर में 6 महीने का रेट 10 है, 10 पर सॉरी 9 महीने का रेट 10 है और नीचे में 6 महीने का रेट 8 है, तो नीचे का रेट तो कम हो गया, तो नीचे वाला ऊपर वाला का मुकाबला कैसे कर पाएगा? अगर जो 6 into 9 का FRA का रेट 10 से क्या हो ज्यादा, थिंक अबाउट द इंट्यूशन। ऊपर में 10% है 9 महीने का, यहां पे 6 महीने का 8 है, तो 6 से 9 का रेट तो 10 से भी ज्यादा होना पड़ेगा, तो 8 और वो ज्यादा रेट मिला के 10 होगा ना। दैट्स द फीलिंग, इट्स नॉट दैट मैथ्स चल रहा है, इवन अंडरस्टैंडिंग इज देयर। तो अकॉर्डिंगली ये आंसर आ गया अपना 13.46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, carry out arbitrage using $1 lakh, carry out arbitrage using $1 lakh। तो आर्बिट्राज कब होता है? व्हेन देयर इज करेक्ट प्राइसिंग और मिस प्राइसिंग। तो इस केस में जो रेट दिया हुआ था बाजार में वो रेट था 6 और 7 रेट था, पर रेट होना चाहिए था 13.46। तो ये तो दो रेट है, तो रूल क्या है, जो तुम्हारा रेट आया 13.46, एक मान लेते हैं 6.46 आया, क्या आया 6.46, तो 6.46 तो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो उस केस पे करेक्ट प्राइसिंग है, देयर इज नो आर्बिट्राज। और ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में तो आर्बिट्राज पूछेगा तो मिस प्राइसिंग रहेगा ही ना। बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, आपका जो रेट आया वो अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो देयर इज नो आर्बिट्राज। अगर वो उसके बाहर में है तो आर्बिट्राज है। तो इन दैट केस देखिए प्लीज, ये देखें प्लीज, यहाँ पे ये जो 6 और 7 रेट है ये ज्यादा लग रहा है या कम? बिकॉज होना चाहिए था 13.46, तो कम है, तो यानी कि अंडर प्राइस्ड है कि ओवर प्राइस्ड? अंडर प्राइस्ड। सस्ता है, सस्ते चीज को बाई करते कि सेल? बाई करने का रेट 6 है कि 7? 7 ऑब्वियस है, सेल करने का रेट 6 है, बाई करने का रेट 7 है, तो 7% पे FRA बाई करना है। तो ये पार्ट क्लियर है सबको कि सर FRA अंडर प्राइस्ड है, सस्ता है, FRA बाई करेंगे, बाई मतलब कौन से पे 7। अगर अपना आता 4.46, क्या आता 4.46 आता, 13.46 नहीं, तो 6 और 7 क्या है ओवर प्राइस्ड है, तो क्या करेंगे सेल कौन से रेट पे होगा 6। समझ गए? तो उस केस में पहले डिस्कस हो रहा है एक बार, अपने 7% पे FRA क्या कर रहे हैं बाय, 7% पे FRA बाई करे। सेकेंड पार्ट पे 7% पे बाय, 7 का पीरियोडिक बोलना, 7 का पीरियोडिक बोल दो। 7% कितने महीने का था? 3 महीना, तो 7 into 3/12 1 पॉइंट। सबका पीरियोडिक निकाल रहे थे ना, 7 का ही पीरियोडिक निकाल लिया, 7 भी तो लेबर ही है, 1.75। ठीक है ना? अब ध्यान दें, FRA को अगर अपने बाई करते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो।
FRA अगर बाई करते हैं 7% पे, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। FRA अगर सेल करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट। बाई मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, सेल FRA मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू व्हाट, इन्वेस्ट। तो अभी आपने डिसाइड किया आप बाई करोगे, तो बाई करोगे इसका मतलब 6 महीने बाद 3 महीने के लिए बोरो करोगे। इसका मतलब ये जो नीचे वाला पाथ है इसको नाम दे रहा हूं पाथ 1, ऊपर वाले पाथ को नाम दे रहा हूं पाथ 2। नाम दे दे प्लीज। नीचे वाले पाथ को पाथ 1, ऊपर वाले पाथ को पाथ 2। किसी को भी लगे कि एग्जाम में ऐसा इतना कैसे प्रेजेंट करेंगे, बात ही नहीं है। दिस कुड बी हेडेड एज अ रफ वर्क। अब ये जो भी कर रहे हो इसको आप रफ वर्क नाम दे सकते हो। आपका मन, आप ग्राफ बना के समझ रहे हो अपने लिए, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। इंस्टीट्यूट को तो डायग्राम चाहिए नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, सही तो गंदा हो जा रहा है, ठीक है, तो अपने लिए कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो नीचे में पाथ 1, ऊपर में पाथ 2। तो अपने कौन से पाथ में बोरो कर रहे हैं, पाथ 1। कौन सा, कैसे पता चला, बिकॉज FRA अंडर प्राइस था, तो FRA क्या कर रहे हैं, बाय। बाय माने क्या, बोरो। तो नीचे वाले पाथ में बोरो करे और ऊपर वाले पाथ में क्या, इन्वेस्ट। समझ गए, लिख देना सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन लिख लिए थे ना आपने, हाँ क्वेश्चन तो लिखे ही थे, कैरी आउट आर्बिट्राज। हाँ, तो उसका आंसर FRA अंडर प्राइस्ड, FRA डैश अंडर प्राइस्ड डैश। सो बाय FRA, so buy FRA at 7%, buy FRA dash 7%, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। so we are borrowing along path 1. We are borrowing along path 1 and investing along path 2. We are borrowing along path 1 and investing along path 2. Borrowing along path 1 and investing along path 2. ठीक है, full stop, para change. First bullet. ये 1 लाख क्या था, डॉलर था कि रूपी था, $1 था। डॉलर आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ पाथ 1 इक्वल टू 1 लाख जो बोरो की है उसका डॉलर आउटफ्लो इक्वल टू, यहां पहले देख लो, जैसे कैलसी में निकाल लेते हैं। देखो तुमने 1 लाख बोरो किया 4% पे, बोर्ड पे दिख रहा है, ये 4%, और 1 लाख फिर बोरो किया, कौन सा रेट, फिर वो जो लौटाना था वो बोरो किया कौन सा रेट पे, 1.75। 1 लाख पहले 6 मंथ लेबर पे बोरो कर लिया, और जो लौटाना है उसको बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली तो बोरो होगा। तो कैलसी करो, 1 लाख इंटू, कैलसी में पहले 1 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.0175, 1 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.0175 क्या, 1 लाख 1,05,820। ठीक है, लिख दो, इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू क्या था, 1.04 इंटू 1.0175 इक्वल टू क्या, 1,05,820। आई ओके। 6 महीना कौन सा लैंग्वेज करेक्ट है बताना, लैंग्वेज नंबर 1, और लैंग्वेज नंबर 1 करेक्ट हो सकता है, ध्यान से सुने। सर 6 महीना के लिए 1 लाख बोरो कर लिए, और सर जो चुकाना है ना, जो चुकाना है वो 6 महीने बाद 3 महीने के लिए उस समय बोरो कर लिए। लैंग्वेज नंबर 2, 1 लाख 6 महीने के लिए बोरो कर लिए, और जो चुकाना है उसको आज ही बोरो करने का बाद 6 महीने बाद 3 महीने के लिए कर लिए। सेकेंड डिफरेंस है ना दोनों में। ऑफकोर्स 6 महीने बाद बोरो कर रहे हैं, पर बात आ रहा है उधर में जो बाजार में रेट है उस पर बोरो करे कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, पहले से कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, समझ गया। तो तुम्हारा दोनों रेट लॉक हो गए, तो अल्टीमेटली 1 लाख बोरो कर लिए, 6 महीने के लिए जो चुकाना है उसको पहले से बोरो करने का FRA बाई कर लिया, तो आपका पक्का 1,05,820 जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। सेकेंड बुलेट, डॉलर इनफ्लो
on account of investment in path 2, dollar inflow on account of investment in path 2, investment in path 2 equal to 1 लाख. तुम लोग ग्राफ देख लो ना, ग्राफ देख लो. ग्राफ में ऊपर में रेट क्या था? पीरियोडिक 7.5. पीरियोडिक लिखने से इतना फायदा होता है, बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है. 1 लाख इंटू 1.075 इक्वल टू क्या? 107500. समझ गए? 107500. तो 1 लाख जो बोरो किया था ना, आज वो ऊपर में इन्वेस्ट कर दिया, तो 1,07,500 पक्का आएगा. हो गया. देखो आर्बिट्राज प्रॉफिट, आर्बिट्राज प्रॉफिट 1,07,500 माइनस 1,05,820. ओके, 1,07,500 माइनस 1,05,820 क्या बोले? 1680 का आर्बिट्राज प्रॉफिट. 1680 का आर्बिट्राज प्रॉफिट. ठीक है. तो एंड जस्ट टू कंप्लीट द नॉलेज, ओके, 1 मिनट डिस्कस कर रहे हैं. सब जन ये चालू कर दिए, तो सब जन 6 मंथ लिबर 8% पे बोरो कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन टू 8%? राइज. सब जन बोरो कर रहे हैं, डिमांड फॉर फंड इज गोइंग अप, 8 विल बिकम 8.5, 9. सब जन एफआरए को बाई करे, एफआरए का रेट 6-7 था, याद है? सब जन एफआरए बाई कर रहे हैं, तो बोथ विल व्हाट? राइज. वो 7 के बदले 7.5, 8, 9 हो जाएगा. सब जन ऊपर 9 मंथ का रेट पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं सप्लाई ऑफ फंड्स, तो 9 मंथ लिबर विल व्हाट? फॉल. और वो 10% से 9.5, 9, 8.5 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली जाके ये स्थिति होगा, और अल्टीमेटली आर्बिट्राज क्या होगा? स्टॉप. तो आर्बिट्राज एलिमिनेट्स आर्बिट्राज. आर्बिट्राज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे भी थोड़ी रोकता है. आर्बिट्राज को तो आर्बिट्राजर्स रोकते हैं ना. वो लोग इतना ज्यादा वो खाते कि रेट चेंज होता है, उसके बाद खाने के लिए बचा नहीं है. ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट दैट हैपेंस. तो वो ध्यान में रहना चाहिए, बिकॉज ये तो पूरा थीम है डेरिवेटिव का ना. तो एक इस तरह का सम एफआरए का आ सकता है, प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज, प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज. ठीक है. तो एक सेकेंड, तुरंत ऐसा सम अगर देख लेते हैं, यहां पे है क्या? बुक में आए, डेरिवेटिव वाले पोर्शन में आना पड़ेगा. - 177 से 206 में है डेरिवेटिव. एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में होगा. एक्चुअली इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है. हाँ, मिल गया. ये है पेज नंबर 208 में. पेज नंबर 208 में क्वेश्चन नंबर 154. पेज 208 में क्वेश्चन नंबर 154. इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है. देखें सम को, फटाफट रफली करेंगे सम को, ज्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे. द फॉलोइंग मार्केट डेटा इज अवेलेबल. स्पॉट यूएसडी पर JPY 116. उस पर गूगली दिख गया. यूएसडी JPY 116 तो डॉलर का दाम है. इसका मतलब 116 के बगल में लिख दिए येन पर डॉलर. 116 के बगल में लिख दिए येन पर डॉलर अपने तरीके से. जैसे दरकार पड़ा तो भाई डॉलर का रेट 116 है. अब दिया हुआ है डॉलर का 3 मंथ 6 मंथ इंटरेस्ट रेट, और दिया हुआ है येन का 0.25 इंटरेस्ट रेट. बोला एफआरए फॉर येन इज निल. ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वो शायद बोलना चाह रहा होगा एफआरए फॉर येन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. तो नंबर 1, व्हाट शुड बी द 3 मंथ एफआरए रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड. ओके, 3 महीने बाद 3 महीने का रेट निकाल लो प्लीज. देखे बिना आंसर की तरफ. 3 महीने बाद 3 महीने का रेट, बड़ा वाला फैक्टर भाई छोटा वाला फैक्टर से निकाल लो. एफआरए रेट इक्वल टू 3 महीने बाद 3 महीने का रेट, बड़ा वाला फैक्टर भाई छोटा वाला फैक्टर. तीसरी बार कर रहे हैं सम क्लास में.
यानी 1 प्लस 0.05/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.045/4, सही है, -1 द होल इंटू 400 कर रहा हूं बिकॉज वो गैप 3 महीने का है, तो 12/3 is 4 ना। क्या आंसर आया? 5.44। बाय एनी रीजन, बाई चांस एग्जाम के स्ट्रेस में अगर तुमसे कुछ सिली मिस्टेक हो रहा होगा, अगर बाई चांस मान लेते हैं, इट कैन बी अवॉइडेड अगर तुम एक चीज को समझ सको। अगर टर्म स्ट्रक्चर अपवर्ड है, 3 मंथ का लेबर 4.5 है, 6 मंथ का 5 है, 3 मंथ का 4.5 है, 6 मंथ का 5 है, तो एफआरए का रेट 5 से भी ऊपर आएगा। और अगर टर्म स्ट्रक्चर डाउनवर्ड है, जैसे अपने फॉरेक्स वाले समय था, याद है आप लोग को? याद आ जाएगा, 12 11.5 रूपी का इंटरेस्ट रेट था 12% और क्या 11.5, 3 महीने का 12 था, 6 महीने का 11.5, तो एफआरए का रेट 11.5 से भी कम आया था, समझा? और होता है 11.5 12, तो रेट क्या आता है ज्यादा। ये पता होने से फायदा क्या? बाई चांस अगर तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो तुम्हारा कैच हो जाएगा। समझ में आ गया? मार्क्स कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रॉस चेक। ओके, तो 5.44% अपने को मार्क्स मिल गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है द 6 and 12 month लेबर आर दिस एंड दिस। अब ये 6 और 12 का बात कर रहे हैं। 6 मंथ का लेबर 5, 12 मंथ का लेबर 6.5। अब बैंक इज कोटिंग 6/12 USD FRA एट 6.5 पौने 7। इज एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल? ये सेकेंड पार्ट आर्बिट्राज का है। डायग्राम बना ले, सेकेंड पार्ट पे डायग्राम खुद से बना लीजिए। सेकेंड पार्ट में डायग्राम खुद से बना लीजिए। ओके, डायग्राम को एग्जाम में रफ वर्क टैग किया जा सकता है या फेयर में दिखाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो आप क्या क्या मार्क कर रहे हो डायग्राम में? 0, 6 और 12, 3 से मतलब ही नहीं है डायग्राम में। 0, 6 और 12 रेट सूट जो मार्क करोगे उस पे ब्रैकेट में प्लीज पीरियोडिक भी मार्क कर लेना। तो 0 से 12 में तुम जाहिर है मार्क कर रहा होगा 12 मंथ लेबर। 12 मंथ लेबर क्या था? 6.5, और वो तो 12 मंथ का ही है, तो पीरियोडिक का बात ही नहीं आता है। और 6 मंथ लेबर जो था वो था 5, उस पर पीरियोडिक का बात आता है, क्या होगा? 2.5%। और 6 और 12 एफआरए को एक बार मार्क नहीं किए और सोचे कि अपने पहले 6 और 12 एफआरए का रेट क्या होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो चौथी बार तुम लोग सेम सम कर रहे हो, करो। उसके बाद प्राइस ऑफ 6 into 12 एफआरए शुड बी, प्राइस ऑफ 6 into 12 एफआरए शुड बी, प्राइस ऑफ 6 into 12 एफआरए शुड बी वही आपका बड़ा वाला फैक्टर भाई छोटा वाला फैक्टर। आपको करना है बड़ा वाला फैक्टर डिवाइड बाय छोटा वाला फैक्टर, -1 द होल इंटू 100 इंटू 12/6। इस बार गैप 6 का है, बिकॉज 6 into 12 में गैप 6 का है ना। गैप पे फोकस है, वरना मिस्टेक हो जाएगा, सिली मिस्टेक कि 6 into 12 एफआरए में गैप 6 का, 9 into 12 में गैप 3 का, तो 12 बाई गैप 200 से मल्टीप्लाई हो रहे। तो आपने कर लिया होगा 1.065 डिवाइड बाय 1.025, 1.065 डिवाइड बाय 1.025, द होल थिंग -1 द होल इंटू 200। बोलिए क्या आया? 7.80। सही भी है, बिकॉज बात हुआ सब बड़े वाले से ज्यादा आना चाहिए, 6.5 से ज्यादा है। 7.8% आया है, 7.8%। बट दिया हुआ क्या है सब में? सब में देखो क्या दिया हुआ है, अरे बिडास दिया हुआ है ना सब में। क्या दिया हुआ है? 6.5-6.75 होना चाहिए 7.8 और दिया हुआ है 6.5 6.75। एफआरए फिर से क्या है? अंडर प्राइस्ड। तो एफआरए बाई करें कौन से रेट पे? जो आस्क रेट है क्या? 6.75। क्या मार्क कर दे? ये 6.75% पे हमने बाई किया। इसका पीरियोडिक बोलना तो 6.75 का पीरियोडिक मतलब डिवाइड बाय 2,
3.375 3.375। अब वही लिखेंगे अपने FRA डैश अंडर प्राइस्ड। FRA सस्ता है सर 7.8 कितना होना चाहिए जबकि 6.25 है। FRA डैश अंडर प्राइस्ड डैश वी बाय FRA, वी बाय FRA। पाथ का नाम दे दिए वहां पे, नीचे वाला पाथ इज पाथ 1, ऊपर वाला पाथ इज पाथ 2, नीचे वाला पाथ इज पाथ 1, ऊपर वाला पाथ इज पाथ 2। ठीक है, सो लिख दीजिए उसके बाद we will borrow along path 1 and invest along path 2. We will borrow along path 1. We will borrow along path 1 and invest along path 2. तो स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सब पता कैसे चलेगा कौन से पाथ पे बोरो करना है। FRA से पता चलेगा। अगर तुमने FRA बाई किया तो नीचे वाला पाथ बोरो कर रहे हैं, अगर FRA सेल करता तो नीचे वाले पाथ पे क्या होता है, इन्वेस्ट। सिंपल है, FRA के बेस से पता चलेगा। Para change, first bullet, outflow on account of path 1, outflow after 12 months, outflow after 12 months on account of path 1, outflow on account of path 1 equal to 1 lakh into ग्राफ हमेशा देखते हुए 1 lakh into 1.025 into 1.03375, 1 lakh into 1.025 into 1.03375 क्या आया, 105,959.37। ये आउटफ्लो 105,959.37 outflow. Next bullet, inflow on account of path 2. Inflow on account of path 2 कितना दिख रहा है ये बोर्ड पे, 1 lakh into 1.065, 1 lakh into 1.065 is 106,500. Inflow on account of path 2, 1 lakh into 1.065 is 106,500, 106,500। तो आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना, 540.63, आर्बिट्राज प्रॉफिट 540.63। तो ये अज्यूम कर सकते हैं प्राइसिंग एंड आर्बिट्राज का सम डेफिनेटली समझ में आ गया। केवल उसमें हुआ क्या, बैड लक, दोनों बारी FRA का रेट कम था तो अंडर प्राइस था, हो सकता है ओवर प्राइस्ड आ जाए। तो पाथ 1 ऊपर में बोरो करते, नीचे में क्या करते, इन्वेस्ट। और कोई वैरायटी है ही नहीं सम का, ठीक है ना। FRA टॉपिक को खत्म करने के लिए, बिकॉज खत्म मतलब एक टॉपिक खत्म होता है उससे उसका एग्जाम में आ जाए, जस्ट 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, तुम जो अपने स्पीड से करेगा तो, ठीक है ना। तो FRA टॉपिक खत्म करने के लिए सेकेंड टाइप का सम लिख देना, हेजिंग। Hedging using FRA, hedging using FRA, hedging using FRA। ओके, तो hedging using FRA कितना आसान है पहले ये समझना जरूरी है, वरना टॉपिक का सारा फ्लो बिगड़ जाता है। थिंक अबाउट अ स्टूपिड फॉरेक्स का क्वेश्चन जिसपे बोला है इंडियन कंपनी है 6 महीने बाद डॉलर पेएबल है। मैं फॉरेक्स पे चला गया हूं। इंडियन कंपनी है 6 महीने बाद डॉलर पेएबल है, इसलिए वो बैंक से जाके डॉलर का फॉरवर्ड बाई कर लिया 67 पे। कितने, 67 पे फॉरवर्ड रेट बुक हो गया। अब वो बोल रहा है बताइए 6 महीने बाद वो किस रेट पे बाई करेगा अगर एक्चुअल स्पॉट रेट 68 हो गया तो, 67, 65 हो गया तो, 67, 70 हो गया तो 67। टाइम पास है ना, नहीं पूछता ये क्वेश्चन।
एफआरए में ये पूछता है। यानी सेम क्वेश्चन, इंडियन कंपनी को 6 महीने बाद 3 महीने के लिए पैसा बोरो करना है। इंडियन कंपनी को 6 महीने बाद 3 महीने के लिए पैसा बोरो करना है। क्या चीज का डर? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर। तो बैंक के पास गया और फॉरवर्ड रेट बुक कर लिया, बिकॉज फॉरवर्ड करेंसी फॉरवर्ड रेट सेम ही तो है, वो करेंसी पे रेट पे है। तो 6 into 9 एफआरए बाई कर लिया 8% पे। कौन से रेट पे? 6 into 9 एफआरए 8% पे। अब वो बोल रहा है बताइए 6 महीने बाद बोरिंग रेट क्या होगा? अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बाजार में 9% है, 8 10 है, 8 7 है, 8 पर सीपीटी तो चल रहा नहीं है। 8 जो बोला एकदम सही बोला, कोई डाउट नहीं है। इसका आपको 8 मार्क्स दे रहे हैं, तो 8 मार्क्स दे रहे हैं, तो इसको इज्जत से करना पड़ेगा थोड़ा सा। पर प्रॉब्लम क्या है, वो समझ में तो आ गया क्या करना है, केवल बताने वाले करना कैसे, बारे वो तरीका केवल दिखाने का। यू गॉट टू लाइटन योर सेल्फ, इट्स वेरी इजी टॉपिक। एफआरए इज अ 5-10 मिनट्स अफेयर व्हेन यू सिट बिफोर द एग्जाम। हाँ चलिए यार एफआरए से हटाना है, 10 मिनट केवल, खत्म एफआरए। कैसे करना है सुनो, मैंने क्या बोला? 8% पे एफआरए बाई की है। वो बोला 6 महीने बाद 3 मंथ लिबर हो गया 9। क्या हो गया? 9। तो सम कैसे करेंगे सुनना, हम लोग 9 पे बोरो करेंगे। किस पे? 9 पे बोरो करेंगे और एफआरए में 1% मिलेगा, क्योंकि एफआरए बाय डेरिवेटिव में अगर फॉरवर्ड बाई करते हैं ना, मैं ये सिंबल यूज करता हूं एफ प्लस, मतलब ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा। एफ प्लस माने ऊपर का शर्त, रेट ऊपर गया हम शर्त जीत गए, रेट नीचे गया हमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 8% पे एफआरए बाई किए थे, शर्त था ऊपर का, रेट कितना हो गया? 9। कितना जीते? 1। पर अलग से बोरो करना पड़ेगा 9% पे, तो 9 पे बोरो किए, 1 यहां से आया, क्या रेट लगा? 8। 9 पे बोरो किए, 1 यहां से आया, क्या रेट लगेगा? 8। ये दिखाना है अपने को, सॉल्यूशन इस तरह दिखाना है। वापस से बात करें, रेट हो गया 6, रेट हो गया 6, तो एफआरए में शर्त में जीते या हारे? बोर्ड पे देख लो, हारे ना, बिकॉज ना तो 8 पे था और 8 हो गया 6। कितना हारे? 2। ठीक है, 2% हारे दिए उसको, पर अलग से बोरो कितने पे किए? 6। 6 + 2 8। ये दिखाना है। अब थोड़े से इज्जत से दिखाने वाइज, ये 6 या 8% तो एक अमाउंट पे है ना, क्या पे है? अमाउंट पे, तो अमाउंट पे निकाल के दिखाना पड़ेगा। बट क्रक्स यही है, हेजिंग का सम एफआरए का इस तरह से होता है। राइट, हेजिंग का सम एफआरए का इस तरह से होता है। और तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार सब बोले थे आंसर तो पहले से ही पता है, इसमें केवल आंसर वो ला के दिखाना है। सही है, ठीक है। तो इन दैट केस हेजिंग थ्रू एफआरए का अपने ये सम कर रहे हैं। पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 153, पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 153, 207 में 153, Messrs. Parker and Company is contemplating to borrow, okay, an amount of 60 crore for a period of 3 months in the coming 6 months time from now. समझ में आ गया? कौन सा एफआरए चाहिए? 6 into 9 बोरो करना है 3 महीने के लिए। कब? 6 महीने बाद 6 into 9 एफआरए बाई करेंगे। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum, बट इट मे गो अप इन 6 months टाइम। ये जो लाइन है ये केवल फीलिंग्स है, There's nothing, feelings, डर। ठीक है, कंपनी wants to hedge itself against the likely rise in interest rate. The company's bankers quoted FRA at 9.3%. आंसर यही लाना है, 9.3 पे सर्कल, बगल में लिखो आंसर, 9.3 आंसर लाना है। What will be the effect of FRA and the actual rate of interest cost to the company if the actual rate of interest after 6 months turns out to be 9.6 या 8.8? दोनों ही केस में आंसर क्या देना है? 9.3। तो ये पता है तो तुम क्या होगा, कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अप्रोच करेगा, बिकॉज यू नो यार आंसर तो पता ही है, बस ये लाना है। करेक्ट है, तो करें, लिख दो। बाय 6 into 9 FRA at 9.3%,
by 6 into 9 FRA at 9.3%. Case 1. After 6 months, comma, 3 month LIBOR. After 6 month, comma, 3 month LIBOR equal to क्या? 9.6. 9.6%. 3 month LIBOR हो गया. इससे 2 एरो निकाल दिए. लेफ्ट साइड में FRA और राइट साइड में बोरोइंग. FRA और बोरोइंग. हाँ, तो FRA में गेन हुआ कि लॉस हुआ? शर्त में 9.3 पे शर्त लगाए थे, ऊपर का रेट हो गया 9.6. क्या हुआ? गेन. FRA के नीचे लिख दिए प्रॉफिट इक्वल टू 9.6 माइनस 9.3. और ये उसी को समझ में आएगा जो डेरिवेटिव को शर्त समझता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा. 9.6 माइनस 9.3% ऑफ क्या था? 60 करोड़. 60 करोड़ इंटू 3/12, बिकॉज ये सारे रेट्स पर एनम है, बट बात तो 3 महीने का था. 9.6 माइनस 9.3, 0.3% ऑफ 60 करोड़ इंटू 3/12 बताइए. 0.3% ऑफ 60 करोड़ इंटू 3/12, पॉइंट समथिंग करोड़ आएगा. बोलो. 0.045 करोड़ का फायदा. FRA में 0.045 करोड़ का फायदा. ठीक है. अब राइट साइड में आ जाते हैं. बोरो माने बाजार से बोरो, तो बोरो एट 9.6% जो बाजार का रेट है. यू कैन नॉट से नाउ सर, आप ही तो बोले कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो 9.3 पे होता है. पर वो तो कोई भी चीज का, एक मिनट डाइवर्ट कर रहा हूं. डेरिवेटिव में 2 सेटलमेंट होते हैं, एक फिजिकल और एक कैश. फिजिकल और कैश सेटलमेंट डेरिवेटिव में होता है. अगर तुमने फ्यूचर्स बाई किया 750 पे किसी कंपनी का, उस दिन जाके शेयर का दाम हो गया 800, तो फिजिकल सेटलमेंट होगा, तो तुम 750 रुपया दे के शेयर लोगे, उसके बाद जाके उसको बाजार में बेच सकते हो 800 पे, तो 50 आ गया. और कैश सेटलमेंट में तुमको लेना नहीं पड़ेगा. भाई तुम 750 का बात किया था, क्या हो गया? 800, ले ले 50. समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो फिजिकल सेटलमेंट है. ठीक है. तो ये सम कैसे हो रहा है? कैश सेटलमेंट. किसा FRA का हिसाब हो गया. अब आप बोरो कीजिए अपना. तो बोरो किए 9.6% पे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट, तो 9.6% लगा दो 60 करोड़ पे 3 महीने का. 9.6% 60 करोड़ पे 3 महीने का. 9.6% 60 करोड़ पे 3 महीने का. बोलो. 1.44 करोड़. 1.44 करोड़. 1.44 करोड़. तो सर 1.44 करोड़ कॉस्ट है. एग्जैक्ट आएगा? हाँ, बिकॉज एग्जैक्ट ही बताना, प्रूव करना है ना कुछ. और ये अपना प्रॉफिट हुआ था क्या? तो कॉस्ट में से प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा? लेस. तो अकॉर्डिंगली ये दोनों अमाउंट को इंटीग्रेट किए यहां नीचे. नेट इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करके क्या आ रहा है? 1.395 करोड़. अब स्टोरी खत्म. अगर 3 महीने का इतना इंटरेस्ट लगा, ओके, तो अगर 1.395 करोड़ कॉस्ट लगा, तो इंटरेस्ट रेट तो निकाल सकते हैं ना. Therefore, annualized interest cost equal to 1.395 किस पे लगा? 60 पे इंटू 100. पैसा ये तो 3 महीने का है और साल का, इंटू 12/3. 1.395 बाई 60 इंटू 100 इंटू 12/3. तो आगे आंसर क्या? 9.3%. 9.3%. ठीक है. तुम लोग फटाफट केस 2 कर दो. केस 2. आप लोग केस 2 कर दो. सेम तरीके से होगा. आंसर आने पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आफ्टर 6 मंथ रेट दिया हुआ 8.8.
8.8% रेट दिया हुआ है। तो 8.8 पे आपको दोनों का इफेक्ट निकालना है, एफआरए का और बोरो। एफआरए में तो लॉस हो गया बिकॉज ऊपर का शर्त लगाए थे। ओके 9.3 पे एफआरए बाई किए थे और रेट गिर गया, तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड में लॉस निकालना है। लॉस कितना आया एफआरए में? 0.075 करोड़ का लॉस आया है बिकॉज 9.3 माइनस 8.8, 0.5% ऑफ 60 करोड़ इंटू 3/12, 0.075 करोड़ का लॉस आया है। और राइट साइड में अलग से अपने बोरो कर लिए। बोरो किए कौन से रेट पे? 8.8% पे। तो 8.8% पे जो बोरो किए उसका कॉस्ट निकाल लो। 8.8% पे जो बोरो किए उसका कॉस्ट निकाल लो। क्या आया? 1.32, 1.32। तो दोनों ही कॉस्ट है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट है और लॉस भी कॉस्ट है। तो जाहिर है इस बार दोनों क्या होगा? ऐड। तो इंटरेस्ट कॉस्ट फिर से 1.395 आ गया, तो एनालाइज कॉस्ट फिर से आ गया 9.3%। अपने लिए हेजिंग का सम आर्बिट्राज एग्जाम में, अगर समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अपने लिए हेजिंग का सम इज एक्चुअली आर्बिट्राज का सम इन द एग्जाम। तो एफआरए में ये दो टाइप का सम है जो आ सकता है। इट्स लाइक 5 मिनट्स इन्वेस्टमेंट एट होम बिफोर द एग्जाम ऑन दैट डे, ठीक है, कि 5 मिनट दोनों सम देख लिए और दैट वे हो गया। तो अपना डेरिवेटिव का, आईआरएम का, ओल्ड सिलेबस में डेरिवेटिव बोलते हैं, न्यू सिलेबस में इट्स आईआरएम का एफआरए का टॉपिक जो है ओवर है। जब मैं कराऊंगा तो उस समय एफआरए नहीं कराऊंगा, ठीक है, एफआरए वाला पार्ट। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड था बॉन्ड। क्या था? बॉन्ड। तो हेडिंग दे, बिकॉज जो पार्ट रिलेटेड है वो पार्ट उस समय सल्टा रहे हैं, क्यों बार बार करेंगे? बॉन्ड डैश स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, बॉन्ड डैश स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, ठीक है। और खासकर इस सिचुएशन में ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में जाना गुड भी होता है, ठीक है। योर माइंड इज एबल टू ग्रास्प, हाँ इधर से इधर ये टॉपिक क्या हो रहा है वगैरह। तो इट्स गुड एक्सरसाइज ओनली कि लकीली ये टॉपिक आ गया। सुनिए, बॉन्ड में अगर ये बॉन्ड होता है, पे अटेंशन, लिख कॉपी कर लो। फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 11%, मैच्योरिटी 3 years, ओके, मैच्योरिटी 3 years और YTM 12.5%। तो ये सबसे इजी सम हुआ बॉन्ड का। फेस वैल्यू, कूपन रेट, नंबर ऑफ इयर्स एंड YTM। इसके हेल्प से अगर प्राइस पूछा तब तो दिख रहा है 110 इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, सबको दिख रहा होगा आई एम श्योर। 110 3 बार आने वाला एन्युटी और 1000 लास्ट में आने वाला है। लिख दो नीचे, देयरफॉर P0, मैंने P0 लिखाया, IB0 नहीं लिखाया, क्योंकि अगर बॉन्ड का YTM दिया हुआ, किसका? बॉन्ड का YTM, तो क्या आ रहा है? उसका प्राइस। और अगर दिया रहता YTM ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स, YTM ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आता शुड बी प्राइस, ठीक है। तो प्राइस निकाल दो। P0 इक्वल टू 110 इंटू PVAF, 110 इंटू PVAF 12.5% कॉमा 3 प्लस 1000 इंटू PVIF, ओके, 1000 इंटू PVIF 12.5% कॉमा 3, 100 इंटू PVAF किया है प्लस 1000 इंटू PVIF,
तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ओके, अपना आंसर्स अप्रॉक्स में क्या आ रहा है? 964.2829 करीब, 964.28 मान रहे हैं, 964.28। ये तो बॉन्ड का सम नंबर 1। इसी सम के थ्रू एक बताने का मौका मिला, एक चीज जो बॉन्ड में फिर से रिपीट कर दूंगा, पर यहां बता दूं, ये जो सम है ना बोर्ड पे जो दिया हुआ है, ये सम नॉर्मली 3 का नहीं, मैंने जान के 3 साल लिया, 6 साल या 5 साल का आता है, डजंट मैटर, मेहनत तो उतना ही लगता, फिर कैलसी को 2 बार और टापना पड़ता फॉर जीटी, ठीक है। तो इन दैट केस ये सम जब आता है तो इस सम का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कैलकुलेट प्राइस, सेकेंड पार्ट कैलकुलेट ड्यूरेशन, थर्ड पार्ट कैलकुलेट प्राइस वॉलेटिलिटी, फोर्थ पार्ट इफ इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 60 बेसिस पॉइंट कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबको ऐसे ध्यान आ रहा है कि 4 पार्ट सम का? तो वो पूछता है आप निकाल लो प्राइस, निकाले दिए, फिर कैलकुलेट ड्यूरेशन, तो 4 कॉलम बनाते हैं, 4 कॉलम, ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, और फिर क्या? WX, ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, WX, प्रेजेंट वैल्यू W हो गया ना। ऐसे मत पकड़ना कि यार मेरे को बॉन्ड किया हुआ नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, आप ध्यान दोगे, अगर कभी किया हुआ है तो आपको ध्यान सब आ जाएगा। ईयर्स, कैश फ्लो, ईयर्स में 1 2 3, कैश फ्लो में 110 110 1110, फिर प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12.5%, वो W हो गया, और लास्ट कॉलम क्या? WX, फिर समेशन WX बाय समेशन W, ड्यूरेशन आ गया करीबन 2.6 ईयर्स, 3 साल करीब 2.6 2.7 ईयर्स, एवरेज वेटिंग टाइम, पैसे का इंतजार, ठीक है। तो ड्यूरेशन 2.6 2.7 ईयर्स आ गया। फिर पूछता है कैलकुलेट प्राइस वॉलेटिलिटी, कैलकुलेट प्राइस वॉलेटिलिटी माने MD, तो MD होता है D by 1 plus R, क्या होता है? D by 1 plus R, तो जो ड्यूरेशन निकला 2.6 उसको डिवाइड बाय 1.125, वो सपोज आया 2.3, क्या आया? 2.3, मतलब 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा? 2.3% इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, वो रेट 2.3 है। इस लेवल पे पहुंच के आपके लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है ना वो बीटा है। क्या है? जैसे स्टॉक में बीटा होता है, स्टॉक का बीटा क्या दिखाता है? बाजार 1% से चेंज हुआ तो स्टॉक कितना % चेंज होगा? बॉन्ड में वो MD है कि इंटरेस्ट रेट 1% चेंज हुआ तो बॉन्ड प्राइस कितना % चेंज होगा, समझ गए? और उसके बाद जाके इंटू 60 बेसिस पॉइंट कर देते हैं, इंटू 0.6 कि 1 से इतना तो 0.6 से कितना, वो सम याद आ रहा होगा, मैं वो सम करा रहा नहीं था, मेरे को बस ये ध्यान आ गया आपको बताने का। उस सम में, एंड इनफैक्ट करेक्ट लैंग्वेज हुआ केवल उस सम में, केवल उस सम में YTM से प्राइस निकालते समय ऐसे नहीं निकालते हैं जो आपने निकाला है ना, केवल उस सम में ऐसे नहीं निकालते, उस सम में YTM के फॉर्मूला से निकालते हैं। YTM का फॉर्मूला याद होगा, I प्लस F माइनस P बाई N डिवाइडेड बाई F प्लस P बाई 2, या कोई अलग नोटेशन यूज करता है तो इधर में पुट करेंगे 0.125 YTM और P निकालेंगे, क्या निकालेंगे? P। तुमको ध्यान आ गया? रिमेंबर, कहीं पे भी बॉन्ड चैप्टर में आपने ये नहीं करते, यही करेक्ट है जो आपने किया है, पर केवल उस सम में जहां पे 3-4 पार्ट्स होता है, जहां पूछता है प्राइस, फिर ड्यूरेशन, फिर वॉलेटिलिटी, फिर कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, उस सम में ये लोग बैक कैलकुलेशन से प्राइस निकालते हैं। इज इट ओके? ये सारी चीजें एम्बिग्विटी में जाती है जिनको ध्यान रखना जरूरी है। यू आर नॉट रॉन्ग इफ यू हैव डन इट लाइक दिस, बट इन देयर आईज यू आर रॉन्ग, तो अल्टीमेटली यू आर रॉन्ग ना, ठीक है ना, बिकॉज इट इज देयर आईज दैट मैटर, ठीक है। तो जस्ट ध्यान आ गया, वो चीज लगे हाथों बताने का। बॉन्ड में वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, नो इश्यूज। खैर, ये बॉन्ड का प्राइस निकला, अब आगे कंटिन्यू करना, लिखना पैरा चेंज, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। YTM 12.5 not given, YTM 12.5% not given, YTM 12.5% not given, dash instead spot rates, instead spot rates are given, spot rates are given, लिखिए R01 10%, R02 11%, R03 13%। स्पॉट रेट्स दिया हुआ है, ओके।
YTM जो था 12.5%, उसका मतलब था 1 साल, 2 साल, 3 साल सबका रेट 12.5 है। 1 साल का रेट भी 12.5 है, 2 का भी 12.5 है, 3 का भी 12.5 है। ये बोला नहीं, 1 साल का रेट 10 है, 2 साल का रेट 11 है और 3 साल का रेट क्या है 13 है। तो 1 साल बाद जो पैसा आने वाला है 110, उसको 10 से टानेंगे। 2 साल बाद जो 110 उसको किससे 11 से, और 3 साल बाद जो 1110 उसको किससे 13 से। यानी वो एक रेट से टानने के बजाय अलग अलग रेट से टानते हैं। तो वी कांट यूज एन्युटी फैक्टर, ये स्पॉट रेट पे ऐसे करते हैं, टर्म स्ट्रक्चर। करेक्ट है? कैलकुलेट P0, कैलकुलेट P0, कॉलम बना दिए। फर्स्ट कॉलम ईयर्स, सेकेंड कॉलम कैश फ्लो, थर्ड कॉलम R0N, लास्ट कॉलम PV। ईयर्स, कैश फ्लो, R0N और PV कर दीजिए प्लीज। ईयर्स 1 2 3, अपने आप करना, वेट कर रहा हूं। ईयर्स 1 2 3, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ हाई फाई डिफरेंशियल ब्रेन मत लगाना। तो सेकेंड वाला क्या आया 110 बाय 1.11 स्क्वायर, यानी 11% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 साल का इंटू 110। जो सेकेंड वाला कैलकुलेशन है वो क्या है 1 बाय 1.11 इक्वल टू 2 बार फिर इंटू 110। क्या है ये 89.28। लास्ट वाला 1 बाय 1.13 इक्वल टू 3 बार फिर इंटू 1110। ठीक है, 1 बाय 1.13 इक्वल टू 3 बार फिर इंटू 1110। क्या बोले 769.29। क्या आया टोटल 958.56। 958.56। ठीक है, अगर ये ध्यान दीजिए, अगर ये थर्ड कॉलम स्पॉट रेट नहीं फॉरवर्ड रेट होता, अगर ये थर्ड कॉलम स्पॉट रेट नहीं होता फॉरवर्ड रेट होता, कहने का मतलब है ये जो फर्स्ट रेट है वो तो स्पॉट फॉरवर्ड सेम होता है, इट्स R01 या F01। सेकेंड वाला रेट है F12। क्या है मैंने फर्स्ट ईयर का नहीं है, 1 साल बाद 1 साल का रेट। और ये जो है F23, क्या है F23 मतलब 2 साल बाद 1 साल का रेट, सेम सम है। तो हम लोग लास्ट कॉलम में टानते हुए सीक्वेंशियल टानते, सीक्वेंशियल पुल करते। 3 है तो 3 से 2, 2 से 1, 1 से आज, 2 में है तो 2 से 1, 1 से आज। फॉरवर्ड रेट जो है ना, अगर F23 है फॉरवर्ड रेट, वो 3 साल का नहीं है, थर्ड ईयर का है। और जो R03 है वो क्या है 3 साल का। समझ गए? तो उसमें हम लोग क्या करते 1110 को करते, 1110 को 1110 बाई 1.13 कहां पे आया 2 पे, बाई 1.11 कहां पे आया 1 पे, बाई 1.10 कहां पे आया आज। समझ गए? तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रेट से सिक्वेंशियल पुल करते हैं। ये नॉलेज एक्चुअली बॉन्ड में काम नहीं आता है, फॉरवर्ड रेट काम आता है, मैं आऊंगा, पर ये सिक्वेंशियल पुलिंग बॉन्ड में काम नहीं आता है, इक्विटी में काम आता है। इक्विटी का सम DDM का, जिस पे डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है टेबल प्लस फॉर्मूला। 5 साल का आपने टेबल ड्रॉ किया, आ गया 5 साल के बाद D6 बाय RE माइनस जी, D6 बाय RE माइनस जी। वो RE सपोज अलग है, वो RE अलग है, नया RE दिया है, तो D6 बाय RE माइनस जी से आया 5, फिर कौन सा RE से डालेंगे 5 तक वाला। तो आप सिक्वेंशियल पुल कर रहे हो ना, समझ गए? वहां पे वो पुलिंग वाला काम आता है फॉरवर्ड रेट का, बॉन्ड में पुलिंग वाला काम नहीं आता है फॉरवर्ड रेट का। बट वन शुड नो कि अगर ये फॉरवर्ड रेट्स होता तो सिक्वेंशियल पुल करते। क्या करते? सिक्वेंशियल। लिख देना एग्जाम्पल। सपोज फॉरवर्ड रेट्स, सपोज स्पॉट रेट्स आर नॉट गिवन, सपोज स्पॉट रेट्स आर नॉट गिवन, spot rates are not given dash, instead forward rates are given,
इंस्टेड फॉरवर्ड रेट्स आर गिवन. लिख रहा हूं F01 10%, F12 11%, F23 12%. F01 10, F12 11, F23 12. Calculate P0. Calculate P0. तो उस केस में सेम वही 4 कॉलम. ईयर्स, कैश फ्लो, फॉरवर्ड रेट, पीवी. पीवी के ब्रैकेट में लिख दो सीक्वेंशियली. ओके, सीक्वेंशियली का मतलब होता है ऐसे. पीवी, ईयर्स, कैश फ्लो, फॉरवर्ड रेट और पीवी. तो ईयर्स 1 2 3, कैश फ्लो 110 110 1110 10 11 12. पहला वाला तो 100 आया हुआ है, डेट्स ओके. दूसरा वाला निकालो. दूसरा वाला कैलकुलेट करो. 110 डिवाइड बाय 1.11 और जो आया डिवाइड बाय 1.1. 110 डिवाइड बाय 1.11 और जो आया डिवाइड बाय 1.1. बोलो क्या बोले? 90.09. लास्ट वाला 1110 डिवाइड बाय 1.12 फिर डिवाइड बाय 1.13, सॉरी डिवाइड 1.11 और फिर डिवाइड बाय 1.1. 812.811 था. 811.69. 811.69 क्या टोटल? 1001.78. तीनों सम के डेटा में कोई रिलेशन नहीं है. यू कैन नॉट थिंक दैट सर तीनों से आंसर सेम आना चाहिए था. मैंने डेटा कंसिस्टेंसी रखा ही नहीं. 12.5 लिखाया, नेक्स्ट वाला डेटा कनेक्टेड नहीं था. मैं तो ये दिखाया कि 3 तरह से प्राइसिंग होता है, एक YTM से और एक फॉरवर्ड रेट से और एक स्पॉट रेट से. ठीक है, तो ध्यान दें. बॉन्ड का लास्ट एग्जांपल, बॉन्ड का R01 11%, R02 11.6%, R03 12%, R04 13%. Calculate. Number 1, 1 year forward rate. 1 year forward rate in year 3. 1 year forward rate in year 3. हाँ, तो क्या निकालना है इसमें? 1 year forward rate निकालना है in year 3. क्या निकालना है? नोटेशन बताइए. जब वर्ड है इन जो है वो एक पीरियड में होता है, एट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है. इन ईयर 3, तो ईयर 3 स्टार्ट्स आफ्टर 2 एंड्स एट 3. F23 निकालना है. क्या निकालना है? F23. 1 ईयर फॉरवर्ड रेट मतलब 1 साल का गैप. 1 साल बाद का रेट नहीं, 1 साल का गैप. इन ईयर 3 2 साल बाद वो तीसरे साल का रेट F23. तो 1 मिनट ध्यान दीजिए, पहले एक बार टोन बैठा लें. F23 इन दोनों के हेल्प से आएगा. 3 साल में से 2 साल हटाना है. हम लोग करेंगे बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर -1. बट FRA और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? FRA में पीरियड होता है 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 8 महीना. इस पे होता है साल. इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है पावर. क्या लगता है? पावर. यानी कि इसमें होता है जैसे ऊपर में 1.12 क्यूब, नीचे में 1.116 स्क्वायर और -1. और वहां पे करते थे 1 प्लस पीरियोडिक ना, और यहां पे पावर में होता है. इनफैक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि FRA का सम आ गया और उसमें 2 ईयर लिबर और 3 ईयर लिबर दिया है, 2 ईयर लिबर और 3 ईयर लिबर दिया, अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो उस केस में FRA का जब रेट निकालेंगे ना 2 साल बाद 1 साल का, तो पावर से निकालेंगे. किससे निकालेंगे? पावर से. ठीक है, तो निकालिए.
सॉल्यूशन F23 इक्वल टू F23 इक्वल टू 1 पॉइंट क्या था 12 क्यूब, 1 रुपया का वैल्यू 3 साल बाद, डिवाइड बाय 1.116 स्क्वायर माइनस 1. 1.12 क्यूब डिवाइड बाय 1.116 स्क्वायर माइनस 1. बोलो 12.818 80. ठीक है, 80%. दिस इज द आंसर. सेकेंड बुलेट, 1 year forward rate, 1 year forward rate for the third year, 1 year forward rate for the third year, 1 year forward rate for the third year. आंसर क्या? सेम. For the third year, once again third year is a period in year 3 and for the third year is what? Same. लिख देना dash, same as above, same as above. कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम नहीं हो जाए. सेम एज अबव. थर्ड बुलेट, 1 year forward rate, 1 year forward rate at t equal to 3. at बोला है, 1 year forward rate at t equal to 3. क्या? 3 4, क्योंकि 3 जो है नंबर लाइन में 3 माने एंड ऑफ थर्ड ईयर होता है. तो 1 year forward rate at t, इन ईयर इन 3 नहीं, at is a point of time. तो 3 4, F34 निकालिए अपने आप. सबजन प्लीज. F34 तो यू आर डूइंग 1.13 पावर 4 डिवाइड बाय 1.12 वॉट क्यूब. 1.13 पावर 4 डिवाइड बाय 1.12 क्यूब माइनस 1. क्या आया? 16.05%. वही चल रहा है, बड़ा वाला फैक्टर भाई छोटा वाला फैक्टर. 16.05%. लास्ट बुलेट, 3 year forward rate after 1 year. 3 year forward rate after 1 year. नोटेशन बोलो क्या निकालना है? 1 साल बाद 3 साल का रेट F14. 1 साल बाद 3 साल का रेट F14. लगाओ फॉर्मूला. फॉर्मूला कभी सिंबल से मत लगाना, नंबर्स भी लगाना सीधा. F14 ऊपर 4 साल का फैक्टर, नीचे 1 साल का फैक्टर. F14 ऊपर 4 साल का फैक्टर 1.13 पावर 4, नीचे 1 साल का फैक्टर 1.11 पर. गैप तो 3 साल का है, तो क्या करोगे? पावर 1/3, बिकॉज आंसर पर एनम निकालना है. अगर नहीं करेंगे पावर 1/3 तो आंसर करीब 30 32 34% आएगा. अपने को पर एनम निकालना है. जैसे वहां करते थे 12 बाई गैप, यहां पे पावर में 1 बाई गैप. 1.13 पावर 4 डिवाइड बाय 1.11 पावर 1. अब गैप तो 3 साल का है, तो पावर 1/4 करने, पावर 1/3 सॉरी, पावर 1/3 करने से क्या आ गया? पर एनम. क्या आ गया? ये 3 साल का गैप था ना, तो पर एनम लाना है. तो पावर 1/3 माइनस 1. पावर 1/3 में डर्टी पावर आना भी चाहिए, ठीक है ना. 1.13 पावर 4 डिवाइड बाय 1.11, वो जो आया उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार. फिर -1, सॉरी, उसके बाद डिवाइड बाय 3, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार. वो ये वाला पोर्शन आएगा, इसमें से 1 लेस करना पड़ेगा परसेंटेज. बोलो आंसर क्या? 13.67%. 13.67%. ओके, 13.67%. तो 13.67% फॉरवर्ड रेट है. तो स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट ऐसे निकालते हैं. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट. पे अटेंशन.
इस पोर्शन से स्पॉट से फॉरवर्ड निकालने का स्कोप होता है, आया हुआ है सम्स, अभी रिसेंटली काफी बार नहीं आया फॉर द लास्ट 3-4 years, पर एकदम इससे कनेक्टेड पोर्शन है, सेम टू सेम स्टफ, जिसपे बूट स्ट्रैपिंग का सम आने का ज्यादा स्कोप है. किसका? बूट स्ट्रैपिंग. वी विल एंड दिस सेशन विद दैट 5 minutes का सम ऑन बूट स्ट्रैपिंग, जिससे ये पूरा एरिया कवर हो जाए. लिखना. तो लास्ट सम है अभी का इस सेशन का, लिख दो. सम ऑन बूट स्ट्रैपिंग. सम ऑन बूट स्ट्रैपिंग इंपॉर्टेंट सम है. सम ऑन बूट स्ट्रैपिंग. सम ऑन बूट स्ट्रैपिंग. तो बूट स्ट्रैपिंग में अपने को ये डेटा दिया हुआ है, प्लीज कॉपी. फर्स्ट कॉलम बॉन्ड्स, सेकेंड कॉलम कूपन रेट, थर्ड कॉलम मैच्योरिटी, लास्ट कॉलम प्राइस. बॉन्ड, कूपन रेट, मैच्योरिटी, प्राइस. बॉन्ड ए बी सी. कूपन रेट 10%, 11%, 12%, 1, 2, 3 years. Price 96.2. Price 95.1. Price 94.7. Derive spot rate. Derive spot rates. Derive spot rates. यानी R01, R02, R03 निकालना है. क्या निकालना है? R01, R02, R03. तो जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है उसमें क्या जाएगा और कब क्या आएगा? फर्स्ट वाले बॉन्ड में अभी क्या जाएगा पूछ रहा हूं. 96.2. ऑफ कोर्स फेस वैल्यू 100 एज्यूम कर रहे हैं. 96.2 जाएगा और कब क्या आएगा? एक साल बाद 110 आएगा. तो 96.2 जाएगा, 110 आएगा. सेकेंड वाले बॉन्ड में अभी क्या जाएगा? 95.1. एक साल बाद क्या आएगा? 110. 2 साल बाद 110 बोल दिया, 100 मान रहे ना. 95.1 है तो क्या आएगा? 11. क्या आएगा? 11. और 2 साल बाद क्या आएगा? 111. और थर्ड वाले बॉन्ड में क्या जाएगा? 94.7. एक साल बाद क्या आएगा? 12. 2 साल बाद 12. और 3 साल बाद 112. वो मेन समझने का चीज है. स्टार्ट द सॉल्यूशन. लिखो. बॉन्ड ए, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो. क्या दाम था इसका? 96.2 इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 1 प्लस R01. क्योंकि एक साल बाद जो पैसा आ रहा है वो तो R01 से टनता है. कैलकुलेट कर लिए. R01 इक्वल टू 110 बाय 96.2 माइनस 1. क्या आंसर है? 14.35 आंसर. पहला स्पॉट रेट आ गया 14.35%. नेक्स्ट बॉन्ड बी, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो. क्या प्राइस था इसका? 95.1. 95.1 इक्वल टू, इसमें 11 आएगा. 11 कब आ रहा है? एक साल बाद. तो वो किससे पुल होना चाहिए? R01 से. R01 निकाल चुके हैं तो डिवाइड बाय 1.14. क्या था? 35. दैट्स द कैच. 11 रुपीज वाला पार्ट R01 से पुल होगा और प्लस 11 डिवाइड बाय 1 प्लस R02 होल स्क्वायर. इसलिए इसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं, बिकॉज यू ओपन वन पार्ट ऑफ दैट बूट का स्ट्रिप एंड द अदर पार्ट गेट्स व्हाट? ओपनड. एक पार्ट ओपन किए फिर सेकंड पार्ट ओपन हो गया, फर्स्ट सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट ओपन हो जाएगा. सो 95.1 इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 9.62 प्लस 111 डिवाइड बाय 1 प्लस R02 होल स्क्वायर.
So R02 equal to 111 डिवाइड बाय 95.1 माइनस 9.62 कितना है? 85.48 टू द पावर हाफ माइनस 1. 111 डिवाइड बाय, मैंने स्टेप बीच में दिखाया नहीं है, वो उधर गया माइनस हुआ, ये सब दिखाया नहीं है. 111 बाय 85.48 टू द पावर हाफ माइनस 1. व्हाट इज इट? ये तो स्क्वायर रूट से हो जाएगा, बोलिए. हाँ, 13.95%. R02 13.95%. Last. Bond C. Outflow equal to inflow. 94 पॉइंट क्या था? 7 इक्वल टू 12 बाय 1.14 क्या? 35 प्लस 12 डिवाइड बाय, बताइए अभी जो आया था 1.1395 का स्क्वायर और प्लस 112 डिवाइड बाय 1 प्लस R03 the whole cube. So twice the sum had come earlier, but it is not being coming for the last around 5-6 years. ठीक है, it would be a shock. अचानक से जब आएगा तो many people would not be able to do because of lack of practice, because this has become less popular. So 94.7 equal to, what's the first term? 10.49 plus 9.24 plus 112 divide by 1 plus R03 the whole cube. तो 94.7 में से दोनों फिगर्स लेस हुआ. लेस करके क्या आ रहा है? 74.9657 74.57 आ रहे हैं ना? 97 74.97 इक्वल टू 112 बाय 1 प्लस R03 द होल क्यूब. सो R03 इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 74.97 to the power 1/3 minus 1. 112 by 74.97, उसका पावर 1/3 माने डर्टी पावर माइनस 1. क्या आया? 14.31 या 33% करीब आ रहे हैं. 31 या 33% करीब. तो स्पॉट रेट R01, R02, R03. एग्जाम में जब सम आया था तो क्वेश्चन था कैलकुलेट 1 पीरियड फॉरवर्ड रेट्स, यानी ये स्पॉट रेट निकाल के F12 और F23 निकालना था, विच वी आर नॉट डूइंग बिकॉज वो तरीका निकलने आ गए. सो हमने लास्ट में अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया है FRA, वो तो कंप्लीट हो ही गया, और उसके अलावा बॉन्ड का स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट वाला पार्ट किया है. ठीक है, उतना अपना एफर्ट वहां पे कम हो जाएगा. और फॉरेन एक्सचेंज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अच्छा मोनोटोनस हटा बीच में. तो इन दैट केस शाम को 5 o'clock when the session starts, we'll once again continue with forex, and I think बीच में कंप्लीट करके we'll move into derivatives. ठीक है ना? Okay, this is how we'll go about. And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है. Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There is no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल. सीरियसली. मेरा एक ही मंत्र था,
जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it. Give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने सीए में एंटर किया और सीए कंप्लीट भी किया। CA is not easy than 10th or 12th class. Syed Sadat Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात करें किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर्स से। बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA course. एक चीज ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप। Sanjay Sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो झक मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं।